कांग्रेस कह रही है कि भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। बीजेपी कह रही है कि औ नहीं सही वो, बदल के रही वो। नारा, नीति और नेतृत्व, ये इस चुनाव में दांव पर। कई लोग तो दावे ये कर रहे हैं कि कोई कारण नहीं है कि वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं। मुद्दे बड़े मायने रख रहे हैं। तो रेणुका सिंह की चुनावी जीत हार उनका भविष्य तय करेगी, बजाय पार्टी के। मेरे पास जो खबर है उसके अनुसार है कि टक्कर तो जबरदस्त है। मेरे पास 2-3 ऐसे फोटोग्राफ्स आए हैं जहां पर बैनर लगाया गया था कि सिंहदेव जी आप यहाँ पर मत आइएगा। मुख्यमंत्री की खिलाफत अगर कोई करेगा तो उसका काम होगा कैसे? उन्होंने ऐसे ऐसे राजनीतिक तुरुप चले, ऐसे पत्ते चले कि उसमें मुझे लग रहा है कि सिंहदेव ही एक्सपोज होते चले गए। राहुल गांधी ने तो बाकायदा पिछली सभा में कहा भी, भूपेश जी आप ही को सिग्नेचर करना है। आप ही को सिग्नेचर करना होगा। अमरजीत भगत को इस बार राजा साहब के कोप का शिकार तो नहीं होना पड़ेगा। कि आदिवासी चेहरों की जो बात होगी सीएम बनाने की, तो विष्णुदेव साय भी एक प्रबल दावेदार होंगे। छत्तीसगढ़ के सत्ता का फाइनल हो चुका है और सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुका है। मतदाताओं ने 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान किया। इस तरीके से दोनों चरणों में, पहले चरण जो 7 नवंबर को हुए थे और दूसरा चरण जो कि 17 नवंबर को संपन्न हुआ, इस तरीके से दोनों चरणों में छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे, लेकिन उससे पहले माहौल क्या रहा, वोटिंग क्या कहता है, वोटिंग के बाद क्या रुझान निकल करके सामने आए हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और विशेष तौर पे जो छत्तीसगढ़ के हॉट सीट है, जो वीवीआईपी सीट है, जहां पर पूरे प्रदेश की नहीं देश की नज़र लगी हुई है, उन सीट से क्या खबरें निकल करके सामने आ रही है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद है छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल द्विवेदी जी। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संजय। अनिल जी, जो मतदान हुआ है दूसरे चरण में, उसकी अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के 4 संभागों में मतदान हुआ है। बस्तर में पहले ही हो चुका था और दुर्ग के संभाग के 6 सीट पे पहले हो चुका था। सरगुजा संभाग के 14 सीटों पर, बिलासपुर संभाग के 24 सीटों पर, रायपुर संभाग के 20 विधानसभा सीटों पर और दुर्ग के 12 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मतदान हुआ है उसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, 8 मंत्री, इसके अलावे नेता प्रतिपक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावे केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, इन सब की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। रिजल्ट तो 3 तारीख को आएगा, लेकिन उससे पहले हवा क्या है, रुख क्या है, आप तक भी बहुत सारी खबरें दिन भर छन करके आती रहती हैं, हर एक जगह से, हर एक विधानसभा सीट से। मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहले हम सरगुजा की चर्चा करेंगे और सरगुजा के पहले नंबर पे भरतपुर सोनहत सीट है, जहाँ से केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने गुलाब सिंह कमरो चुनाव मैदान में हैं। वीवीआईपी सीट है, हम यहीं से चर्चा करते हैं। क्या आप तक खबर पहुँच करके आ रही है, क्या लगता है रेणुका सिंह को जिन उम्मीदों के साथ मोदी जी ने यहाँ पर भेजा कि जाइए आप फतह करिए, वो कामयाब हो पाएगा? देखिए संजय जी, 70 सीटों पर इस बार आज चुनाव हुए हैं, मतदान किए गए और 1,63,00,000 से ज़्यादा मतदाताओं ने वोट डालने के लिए तय था। अब प्रतिशत उसका शायद 70% के आसपास गया है पूरे राज्य में और कई प्रत्याशियों की किस्मत दांव पे, वीवीआईपी लोग भी उसमें लगे हैं और 2 ही राजनीतिक दल प्रमुख माने गए, बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस कह रही है कि भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। बीजेपी कह रही है कि औ नहीं सही वो, बदल के रही वो। तो ये नारा, नीति, नीयत और नेतृत्व, नारा, नीति और नेतृत्व, ये इस चुनाव में दांव पर है और दोनों ही राजनीतिक दलों के दांव पर है। जनता जो चाहेगी, देखिए जनता तो बदलाव करती है, अब चाहे वो विधायक के तौर पे बदलाव करे, चाहे वो सरकार के तौर पे करे। इस प्रदेश को एक नई सरकार बनने जा रही है। ये इस चुनाव, पूरे चुनाव का एक लबोलुआब है जो सकारात्मक है कि इस प्रदेश में एक नई सरकार
मिलने जा रही है। अब जाहिर सी बात है, उसके विपक्ष है, कांग्रेस सत्ता में है, भाजपा विपक्ष में है, मतदाताओं भी बटे हुए हैं, कोई बीजेपी को पसंद कर रहा है, कोई प्रत्याशी को पसंद कर रहा है, कोई कांग्रेस को पसंद कर रहा है, और इसलिए अलग अलग संभागों में वहां के मुद्दों के हिसाब से समीकरण बने हैं। एक मुद्दा जो वहां पर सबसे बड़ा है वो सभी जगह लागू है कि जनप्रतिनिधि बदलना है या जनप्रतिनिधि चुनना है, लेकिन मुद्दे बड़े मायने रख रहे हैं। बस्तर में कुछ अलग मुद्दे चले, इस बार आप सरगुजा में आ जाइए तो सरगुजा में भी बहुत से मुद्दे चल रहे हैं। आपने भरतपुर सोनहत की सीट की बात की है, वीवीआईपी केंद्रीय मंत्री हैं रेणुका सिंह, वो वहाँ पर फंसी हुई हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि तगड़ा मुकाबला वहाँ से, क्योंकि गुलाब कमरो बहुत सीनियर विधायक है वहाँ के और कोई बहुत बड़ा दाग उन पे नहीं लगा। तो कांग्रेस से गुलाब कमरो हैं, रेणुका सिंह हैं, हो सकता है जोगी कांग्रेस की तरफ से या दूसरे दल से भी कुछ लोग हो, लेकिन जो फाइनल मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच में है। रेणुका सिंह के बीच में एक दो बयानबाजी ऐसी हुई कि जिससे चुनाव आयोग ने नोटिस भी जारी किया उनको, लेकिन उनका जो सबसे चर्चित बयान वो ये रहा कि जब भूपेश बघेल जी ने उसको संभाग बनाने की बात कही उस इलाके को, तो उन्होंने भी कहा कि हम इसे जिले बनाने के लिए कोशिश करेंगे कि जिला, इसको एक नए स्वरूप में उन्होंने बात रखी। लेकिन रेणुका सिंह के लिए ये देखना होगा कि रेणुका सिंह एक केंद्रीय मंत्री हैं। मोदी सरकार का यदि सबसे बड़ा चेहरा कोई प्रदेश में है तो रेणुका सिंह है, और यदि रेणुका सिंह को चुनाव मैदान में उतारा गया है तो निश्चित तौर पर वो वहाँ की मजबूत चेहरेदार नहीं होंगे, उनके जैसा कोई कैंडिडेट बीजेपी के पास रहा नहीं होगा। इसलिए बीजेपी को चूंकि सत्ता में आना है कि ये इनके प्रकार, इसलिए उसने रेणुका सिंह को भी दांव पर लगा दिया। अब रेणुका सिंह को यह साबित करना होगा कि अगर वो जीत जाती हैं तो मोदी जी की नज़रों में भी उनकी छवि बढ़ेगी, लेकिन अगर वो हार जाती हैं तो फिर ये एक मैसेज पूरे प्रदेश में जाएगा कि आप कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना देते हैं और उन्होंने कितना काम किया, वो कितनी सक्रिय रही। खुद भाजपा में रेणुका सिंह के कामों को लेकर के अलग अलग तरह की राय है, उनकी सक्रियता कितनी है। आप और हम मीडिया से जुड़े हुए हैं, पाँच साल में बताइए रेणुका सिंह ने राजधानी में कितनी मुलाकातें की पत्रकारों से, तो आपकी सक्रियता क्या है वो मायने रखती है। एक केंद्रीय मंत्री हमने विद्याचरण शुक्ल को भी देखा था, हमने रमेश बैस को भी देखा था, और एक हम रेणुका सिंह को भी देख रहे हैं, हमने विष्णुदेव साय को भी देखा था केंद्रीय मंत्री के तौर पे। तो रेणुका सिंह वहां से आप जानिए कि विधायक भी रह चुकी है, वो मंत्री भी रह चुकी है, रमन सरकार के मंत्री, हाँ, महिला और बाल विकास मंत्री थी, उसके बाद वो सांसद भी बनी वहां से। तो आप कुछ भी राय उनके लिए रखिए, लेकिन ये जरूर है कि वो एक धरती पकड़ जिसको बोलते हैं नेता के तौर पर वहां काबिज है, महिला है, बहुत डेयरिंग पर्सनालिटी है, और उस इलाके में चुनाव लड़ती हैं जहां खनन और इसके काम बहुत तेजी से वहां पर चर्चा में। तो रेणुका सिंह की चुनावी जीत हार उनका भविष्य तय करेगी बजाय पार्टी के। अगर जीतती हैं तो जाहिर सी बात है सरकार बनेगी तो मंत्री बनने का भी दावा उनका होगा, पर हो सकता है चूंकि वो अभी केंद्रीय मंत्री हैं तो वहां से रिजाइन देख के फिर मंत्रिमंडल में आ सकती हैं। लेकिन अभी तो उन पर दांव खेला एक पार्टी ने, और मुझे लग रहा है कि वहां से चुनाव जीतने की स्थिति में है, जीतने की स्थिति में है, उनकी स्थिति मजबूत है और दबंग नेत्री हैं, काफ़ी दबंगाई से वो अपनी राजनीति करती हैं और इसीलिए उनका बयान भी चर्चित रहता है। सरगुजा संभाग की एक दूसरी महत्वपूर्ण सीट की अगर हम बात की जाए तो रामानुजगंज है। रामानुजगंज से बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी नेता राम विचार नेताम चुनाव मैदान में हैं और उनके सामने अजय तिर्की हैं कांग्रेस से। यहाँ हालांकि पिछली बार वो चुनाव हार गए थे, लेकिन मुझ तक जो खबर आ रही है कि इस बार उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत है, और मजबूत होने की एक खास वजह ये भी है कि उनके परंपरागत प्रतिद्वंदी जो बृहस्पति सिंह है उनकी टिकट कांग्रेस ने वहाँ से काट दी है, तो उसका लाभ जो है वो रामानुजगंज से राम विचार नेताम को मिल रहा है और उनकी स्थिति अच्छी बताई जा रही है। ज़्यादा विश्लेषण और आपके पास भी बहुत ज़्यादा इनपुट वहाँ का होगा, जरा बताएं हमारे दर्शकों को क्या इनपुट आप तक पहुँची है रामानुजगंज विधानसभा से। देखिए, राम विचार नेताम एक आदिवासी चेहरा है और मुख्यमंत्री पद के जो चेहरे दावेदार है उनमें उनको भी माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के करीब भी है, वो राज्यसभा सांसद रहे, तो इसलिए उन्होंने काफ़ी वहाँ पर अपनी एक जगह भी बनाई है। लेकिन राम विचार नेताम रमन सरकार में भी गृह मंत्री रहे, कई पदों पर मंत्री भी रहे,
मुझे नहीं लगता आज तक उन्होंने कोई चुनाव हारा है अभी। तो इस बार पिछली बार हार थे बृहस्पति सिंह से हारे थे। बृहस्पति सिंह उनके पुराने प्रतिद्वंदी है, और बृहस्पति सिंह जिस तरह से एग्रेसिव है ना, उसका खामियाजा वो भुगतते रहते हैं। और इस बार भी उनकी टिकट जो कटी, जिसका चलते महाराजा सिंहदेव के चलते उन्होंने अड़ गए थे कि बृहस्पति सिंह को टिकट नहीं मिलेगी, और इसका खामियाजा बृहस्पति को नुकसान उठाना पड़ा। इसी के चलते शायद उनकी रामविचार नेताम से भी बीच में बहुत सारी तकरार और ये सब चुनाव में होता रहा है, वो सभी जगह होता है ये। लेकिन जहाँ तक रामविचार नेताम की बात है कि देखिए, रामविचार नेताम अगर यहाँ से जीतेंगे तो उनका कद और बड़ा होगा, और हो सकता है वो अगर आदिवासी नेतृत्व की बात उठे तो सबसे बड़ा चेहरा साबित हो, क्योंकि नंदीराम कंवर अब 80 साल से ऊपर के हो गए हैं। और इसके अलावा उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो विष्णुदेव साय हो सकते हैं, जो खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो विधायक जीत जाते हैं तो वो एक प्रबल दावेदार होंगे। और लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि रामविचार नेताम की उम्र थोड़ा सा बाधक बन सकती है, जिस तरह से। लेकिन अभी काफी सक्रिय हैं, और राजनीतिक दृष्टिकोण से वो काफी सक्रिय हैं। ठीक है, और पार्टी भी काफी महत्व दे रही है उनको, बिल्कुल हाईकमान दे रही है। इसीलिए रामविचार नेताम चूंकि वहां से जिताऊ चेहरा रहे हैं, इसीलिए बीजेपी ने उनको वहां पर ट्राई किया है, और शायद वो निकाल भी सकते हैं। और हालांकि अजय तिर्की भी बहुत यंग चेहरा है, वहां के पार्टी का नया चेहरा है कांग्रेस से। और जनता ये देखती है कि 5 साल हमने बृहस्पति को चुना था, उसने क्या काम किया। तो बृहस्पति को हटाना कांग्रेस एक ब्लिंड माइंड गेम सोच सकती है, लेकिन जनता के मन में तो यही ना कि भाई सरकार तो आप ही की रही। अजय तिर्की से भी तो ये लोग यही पूछेंगे ना कि सरकार तो आप ही की थी, काम तो कुछ हो नहीं पाया। तो वो एंटी इनकम्बेंसी जो बृहस्पति के साथ थी वो अजय तिर्की में खत्म हो जाएगी, मैं ऐसा नहीं मानता। पार्टी का तो जुड़ी रहेगी ना, इसलिए अजय तिर्की को उसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। और रामविचार नेताम तो सरल सीधे सरल व्यक्ति हैं, मिलनसार हैं, वहाँ पे उनके प्रति ज़्यादा झुकाव लोगों का रहता है। फिर अभी वो राज्यसभा सांसद भी रहे, अब तो शायद कार्यकाल उनका खत्म हो गया। हाँ। इसीलिए उनको पार्टी ने कहा कि चलो जाइए आप विधानसभा चुनाव लड़िए। मुझे नहीं लगता कितने % पोलिंग हुई है वहाँ पर। टोटल पोलिंग वहां पर है 65%। 65% पोलिंग, 65.5। बिल्कुल। तो चूंकि अभी स्थानीय विधायक था वहां पे कांग्रेस का, जिसको अब टिकट काट दी है, तो इसलिए हो सकता है कि नया चेहरा लाने पर भी लोग कहीं ना कहीं अजय तिर्की के सपोर्ट पे खड़े हो सकते हैं। पर दोनों अच्छे प्रत्याशी हैं, दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल हैं, और रामविचार नेताम ने भी बहुत टफ लड़ाई लड़ी है, बहुत मेहनत के साथ वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ भी परिणाम हो सकता है संजय, इस पर अभी कुछ कह नहीं सकते। अंबिकापुर की बात कर ली जाए। अंबिकापुर एक बहुत ही वीवीआईपी सीट है, डिप्टी सीएम वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और बताया जा रहा है हालांकि पिछले चुनाव में भी वो बहुत ज़्यादा अंतर से उनकी जीत नहीं थी, लेकिन इस बार उन्हीं के खेमे का एक व्यक्ति जो कभी उनका चुनाव संचालन किया करता था, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको टक्कर दे रहा है, राजेश अग्रवाल। तो वहाँ से क्या खबर आ रही है? मेरे पास जो खबर है उसके अनुसार है कि टक्कर तो ज़बरदस्त है और परिणाम कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल आपसे मैं सहमत हूँ। और अंबिकापुर एक ऐसी सीट है जिसमें प्रदेश की नहीं देश की भी निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि जब आधा कार्यकाल की बात उठ रही थी तब टी.एस. सिंहदेव पूरे देश में छा गए थे, और सिंहदेव राजघराना अपने आप में पूरे देश में प्रसिद्ध महाराजा हैं, वहाँ सरगुजा के बहुत मिलनसार हैं। कभी उन्होंने लगने हम लोग भी उनसे मिलते हैं तो लगता नहीं कि वो महाराजा हैं एक स्टेट के। पर राजनीति और किसी स्टेट का महाराजा होना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब वो दिल के महाराजा हैं सिंहदेव जो हैं, और लगातार जीत रहे हैं। इसके पहले नेता प्रतिपक्ष भी रहे वो कांग्रेस की तरफ से। मुख्यमंत्री पद का तो कार्यकाल उनको नहीं मिल पाया, भूपेश बघेल ने कुछ ऐसी स्ट्रेटजी चली या फिर इस तरह से विश्वास जीता आलाकमान का कि 5 साल पूरा उन्होंने निकाला है। लेकिन मैं सिंहदेव को देखता हूँ कि वो बहुत ही धैर्य रखने वाले राजनीतिज्ञ हैं, और बीच में हालांकि वो ये दिखाते रहते हैं कि उन्हें स्वाभिमान से ज़्यादा कुछ मंजूर नहीं है, और इसीलिए जब आधे कार्यकाल की बात हुई तो उन्होंने आलाकमान को याद दिलाया कि वादा हुआ था, मौखिक वादा हुआ था कि मुख्यमंत्री का आधा कार्यकाल मिलेगा, जो उन्हें मिल नहीं सका। बाद में उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, अपनी ही सरकार के खिलाफ लेटर लिखा और उसको मुद्दा भी बनाया। अभी बीजेपी ने उस लेटर को पूरा मुद्दा बना के रखा, खासकर जो आवास देने की बात थी उसको लेकर के। लेकिन चुनाव वहाँ जो हो रहे हैं, जो मैंने भी सुना है इस बार
कि थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी तो सिंहदेव के खिलाफ भी है। मेरे पास 2-3 ऐसे फोटोग्राफ्स आए हैं जहां पर बैनर लगाया गया था कि सिंहदेव जी आप यहां पर मत आइएगा, ये हमारी स्थिति है रहने की, हमसे आपसे उम्मीद थी, यहाँ विकास कार्य नहीं हो सके। अब वो मैनेज किया गया या वो विरोध सामने नहीं आ पाए, वो एक अलग मैटर है, लेकिन इससे पता चलता है कि एंटी इनकम्बेंसी सिंहदेव के खिलाफ भी वहां पर है। हालांकि उनके जो प्रतिद्वंदी ये सच है कि पिछले दरअसल वो अपनी ही सरकार से लड़ते रहे, अपने ही मुख्यमंत्री से लड़ते रहे, तो इस वजह से उनके क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ भी नहीं। ये भी एक सच है। ये भी सच है कि उनके कार्यकर्ताओं का काम नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मुख्यमंत्री की खिलाफत अगर कोई करेगा तो उसका काम होगा कैसे? बिल्कुल। तो उनके तमाम कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए, उनके क्षेत्र में के काम नहीं हुए, और उसका मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नुकसान टीएस सिंहदेव को उठाना पड़ रहा है इस चुनाव में। हालांकि परिणाम क्या आएंगे ये कहना मुश्किल होगा अभी, लेकिन उसका असर चुनाव में स्पष्ट रूप से देखने को मिला है। देखिए संजय, मैं इसको इस तरीके से भी देखता हूँ कि भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 5 सालों में, देखिए उनको ये आइडिया था कि 2.5 साल के बाद ये मुद्दा उठेगा, सिंहदेव दावेदार होंगे, मुख्यमंत्री के आलाकमान ने भी उनके साथ है। फिर भी आप देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की स्ट्रेटजी देखिए आप, उन्होंने ऐसे ऐसे राजनीतिक तुरुप चले, ऐसे पत्ते चले कि उसमें मुझे लग रहा है कि सिंहदेव ही एक्सपोज होते चलेगा। अब देखिए सबसे पहले एक्सपोजिशन जब सारे विधायकों को लेकर के गए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये आलाकमान के बीच साबित कर दिया कि सिंहदेव के साथ कोई विधायक नहीं है, वो अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिनके साथ कोई विधायक नहीं है वो कैसे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। ये मैसेज तो दिया ना उन्होंने। तो और देखिए जब विधानसभा से भी सिंहदेव बाहर निकले तो कितने विधायक उनके साथ निकले बाहर, सिवाय एक जो शिक्षा मंत्री थे प्रेमसाय सिंह, उनके अलावा वो भी गेट तक आए, वो भी उनके साथ नहीं गए। ठीक है, तो राजनीति में जिसके जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार, जिसके पास मुख्यमंत्री पद है, ठीक है, पूरी पार्टी और विधायक उसके साथ ही चलते हैं। लेकिन आप इसके विपरीत आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखिए, जो बीजेपी में गए तो उनके साथ 14 विधायक साथ में गए। तो एक तरफ सिंधिया की बगावत देखिए और दूसरी तरफ आप सिंहदेव की बगावत देखिए कि कोई भी विधायक उनके साथ खड़ा। शैलेश पांडे ने जरूर रिस्क ली, शैलेश पांडे उनके साथ खड़े रहे हमेशा, अभी भी खड़े हैं उनके साथ वो। तो मैं इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे को और छन्नी साहू थी जो शहीद हो गई। बिल्कुल जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप राजनीति में होते हैं, जब आप सत्ता की लड़ाई लड़ते हैं, जब आप मुख्यमंत्री पद के लिए आप दावेदारी की बात करते हैं, तो आपके साथ विधायकों का होना, दिखना बहुत जरूरी है। और मुझे लग रहा है इसमें कहीं ना कहीं सिंहदेव चूकते चले गए, और भूपेश बघेल को इसी का फायदा मिलते चला गया कि देखिए हमारे साथ तो पूरे विधायक हैं, 70 के 70 विधायक हमारे साथ हैं, 1 2 4 छोड़ दीजिए बस। यही सबसे बड़ा माइनस रहा कि जहां मुझे लगता है कि सिंहदेव को आधा कार्यकाल नहीं मिल सका। और परंतु अभी उम्मीद खत्म नहीं हुई है, अभी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर सरकार आई तो चेहरा बदला जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वतः दावेदारी है, और बिल्कुल उनकी दावेदारी, क्योंकि रमन सिंह जब जीतते थे तो रमन सिंह ही मुख्यमंत्री होते थे, और हर राज्य में ऐसा हुआ। मध्य प्रदेश में आप देखिए जब बीजेपी दोबारा रिपीट हुई तो शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बने। इसलिए जनता भी चाहती है और पार्टी भी चाहेंगे कि यदि पार्टी को बहुमत मिलता है छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस को, तो प्रबल दावेदार मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन ये लड़ाई अभी थमी नहीं है निश्चित तौर पे, और ये हटाना भी संभव इसलिए नहीं होगा क्योंकि सामाजिक समीकरण जो छत्तीसगढ़ का है उसमें भूपेश बघेल बहुत फिट बैठते हैं। ओबीसी के बड़ा चेहरा है, न केवल छत्तीसगढ़ का बल्कि पूरे देश का। तो ऐसी स्थिति में और उनके नाम पे ठीक है आपने थोड़ा सा उनको कम किया है, लेकिन उन्हीं की योजनाओं पर, उन्हीं के चेहरे पे, उन्हीं के सरकार के कार्यकाल पे, उन्हीं की उपलब्धियों पे आपने चुनाव लड़ा है। तो एकदम से हटाना मुझे लगता है कि हाईकमान के लिए भी संभव नहीं होगा। मैं एक बात और साफ कर दूं कि और अभी राहुल गांधी ने तो बाकायदा पिछली सभा में कहा भी कि भूपेश जी आप ही को सिग्नेचर करना होगा। तो इसको एक संकेत के तौर पर भी लिया जाना चाहिए। मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा संजय, कि अगर सरकार वापस आई, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुगनी ताकत से और सामने आएंगे जी। और कांग्रेस आलाकमान को सोचना पड़ेगा कि क्या करें जी। उन्हें बहुत सोच समझ के फैसला करना होगा जी।
क्योंकि जो विधायक आएंगे जी। वो तो ये कहेंगे ना कि हमने भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, जी। उनकी योजनाओं पर वोट मिले, जी। तो हम उन्हें कैसे अब मुख्यमंत्री कोई दूसरे को स्वीकार कर लें? बिल्कुल, ये बिल्कुल। संभव नहीं होगा बिल्कुल, कांग्रेस अलग आने के लिए। अगर कांग्रेस सरकार वापस रिपीट होती है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही प्रबल दावेदार होंगे, और इस पर अभी राहुल गांधी ने इशारा भी कर दिया है। और मुझे लगता है कि कोई शक नहीं होना चाहिए उनके बनने में। अब Agree हूं मैं। मतलब मुझे लगता है कि जो स्थिति बन रही है उस स्थिति में एज कांग्रेस के पास है। सीटें मुझे लगती है बहुत स्पष्ट तौर पे दिख रही है कि कांग्रेस की सीटें ज्यादा होंगी और कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में होंगी। मैं एक बात और जोड़ूं जी, संजय जी। कि इस बार सिंहदेव को बीजेपी ने भी बहुत स्ट्रांग चेहरा दिया। जी नहीं तो पहले ऐसा होता था कि बहुत छोटे चेहरे मिल जाते थे या वो लड़ नहीं पाते थे। जी। इस बार राजेश अग्रवाल जो व्यक्ति है बहुत धनबल है उनके साथ, बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार बाहुबल भी पार्टी को ऐसा लगा कि बाहुबल और धनबल यदि सिंहदेव यूज करेंगे तो उनके खिलाफ वैसा ही व्यक्ति देना चाहिए, तो राजेश अग्रवाल को लाया गया। हालांकि जिस तरह शुरू में 1-2 वीडियो राजेश अग्रवाल के वायरल हुए, उससे ऐसा लगा कि उनकी प्रतिष्ठा को डैमेज करने की कोशिश हो रही है। लेकिन वो वीडियो कितने सच थे कितने नहीं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन टक्कर दी है राजेश अग्रवाल ने, और सिंहदेव फिर भी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, मेरे को लग रहा है। सीदेव जीतेंगे बहुत अच्छे वोटों से, ऐसा आपकी भविष्यवाणी है। सीतापुर की हम चर्चा कर लें। सीतापुर भी एक महत्वपूर्ण सीट है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और टीएस सीदेव से जब मुख्यमंत्री की 2-2 हो रही थी तो उस समय मुख्यमंत्री की तरफ से मैदान संभालने वाले सीतापुर के विधायक और मंत्री अमरजीत भगत ही हुआ करते थे। तो अमरजीत भगत को इस बार राजा साहब के कोप का शिकार तो नहीं होना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि उतना ज्यादा नहीं था जितना बृहस्पति के साथ था या दूसरे विधायकों के साथ था। हाँ। क्योंकि टीएस सिंहदेव बहुत कम दुश्मनी करते हैं, उनका नेचर हम और आप जानते हैं, बहुत मिलनसार हैं, हर चीज़ बार मुस्कुरा के बात करते हैं वो। तो अमरजीत भगत राजनीतिक मजबूरियां सब समझते हैं एक दूसरे की। तो अमरजीत भगत ने कुछ भी रहा हो, देखिए वो मुख्यमंत्री के साथ खड़े जरूर रहे होंगे, पर उन्होंने कुछ अपशब्द नहीं कहे बिल्कुल कभी। उन्होंने हमेशा उनका सम्मान ही किया। मुझे याद है एक दृश्य, चुनाव प्रचार चल रहा था और शायद अमरजीत भगत पहले पहुंच गए होंगे एयरपोर्ट की, वहाँ की बात की, एयरपोर्ट की। तो सिंहदेव पहुंचे तो खुद अमरजीत भगत ने बोला कि बाबा इधर आइए, आप यहाँ खड़े रहिए। तो जबकि इसके पहले कुछ विवाद हो चुका था दोनों के बीच में। तो अमरजीत भगत भी सिंहदेव का उतना ही सम्मान करते हैं, और सिंहदेव भी जानते हैं कि राजनीतिक मजबूरियां होती हैं। तो इसलिए क्या होता है, पॉलिटिक्स में एक लेवल होता है लड़ाई लड़ने का कि आप पानी ऊपर नहीं निकलने देंगे सर के। बृहस्पति या दूसरे कुछ 1-2 लोगों ने जिस तरह से उनको अपमानित किया था सिंहदेव को, चिंतामणि महाराज, हाँ जो भी है, लेकिन अमरजीत भगत ने वैसा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं वो सम्मान भी करते रहे, उनकी बाइट हमने बीच में देखी है वो सम्मान। लेकिन अमरजीत भगत की जो सीट है सामरी है मेरे ख्याल से, सीतापुर, वो बहुत परमानेंट सीट है कांग्रेस की। कई सालों से, मतलब बीजेपी ने हो सकता है 1-2 बार जीती हो, लेकिन कई बार वहां कांग्रेस लगातार वहां से कांग्रेस ही बिल्कुल, वहां से बीजेपी आज तक नहीं जीत पाई वहां से। और मैंने जितना सीतापुर का चुनाव देखा है 2 दिन में, मैं आज यहां से हो सकता है एक बड़ी बात कह रहा हूं, मैं सीतापुर की जीत अमरजीत भगत तय है, जीतेंगे, और हो सकता है वो सेकंड राउंड में ही 5000 की लीड ले लें। लेकिन इस बार वहाँ जो एक उम्मीदवार है बीजेपी का, वो सेना से बीआरएस लेकर के आए हैं, और उनके प्रति भी लोगों की बहुत ज़्यादा रुझान है, और काफ़ी, चूँकि सेना से बीआरएस लेकर के आए हैं तो युवा वर्ग में उनकी काफ़ी लोकप्रियता है। तो एक तरफा कुछ होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है, कहीं ना कहीं टक्कर की स्थिति रहेगी। बिल्कुल, और टक्कर की स्थिति में परिणाम किसके पक्ष में आता है ये देखना होगा। मैं इसमें एक बात और जोड़ूं कि देखिए बीजेपी ने ऐसे 2-3 प्रयोग किए हैं। हिरनपुर में भी किया, उन्होंने साजा में किया है रविंद्र चौबे के खिलाफ, कि जिसका मर्डर हुआ उसी के बेटे पिता को उन्होंने, साहू हैं, उनको बना दिया कैंडिडेट। इसी तरह धरसीवा में उन्होंने बीजेपी ने प्रयोग किया, अनुज शर्मा को ले आए, वो यंगस्टर हैं। इसी तरह ये जो लड़का है जो लड़ रहे हैं साहू अपने, इनके खिलाफ, अमरजीत भगत के, सेना से आए हुए व्यक्ति, युवा हैं।
लेकिन आपको मालूम है कि राजनीति में भावनाएं नहीं चलती हैं जी। राजनीति में धनबल चलता है, राजनीति में विश्वास चलता है, राजनीति में परिस्थितियों को मैनेज करने का एक पावर चलता है, जो अमरजीत भगत के साथ खड़ा हुआ है। और अमरजीत भगत ने 5 साल में कोई बहुत बड़ी उनके खिलाफ मामला भी नहीं हुआ, कोई बहुत विवादित हो गए हों या उनका कोई छवि खराब हुई हो, ऐसा भी मामला नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी तो खैर सबके साथ जुड़ेगी, जो भी सत्ता में रहेगा उसके साथ जुड़ेंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि वहां से अमरजीत भगत भारी पड़ेंगे। एक और महत्वपूर्ण सीट है कुनकुरी, जहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं विष्णुदेव साय। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है। विष्णुदेव साय जी का क्या होगा, क्या अब तक खबर है? मेरी जानकारी में तो उनकी स्थिति अच्छी है और कई लोग तो दावे कर रहे हैं कि कोई कारण नहीं है कि वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं। कई तरह के दावे आ रहे हैं। तो आपके तक क्या खबर पहुंची है, आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, विष्णुदेव साय शायद 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे बीजेपी के जी। आदिवासी चेहरा हैं और प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, बहुत कम बोलते हैं, सोच समझ कर बोलते हैं। और पिछली मोदी सरकार में तो वो कोल मिनिस्टर भी रहे, राज्य में स्वतंत्र प्रभार था, मेरे राज्य मंत्री थे, इस्पात राज्य मंत्री भी रहे और बहुत अच्छा कार्यकाल बिताया उन्होंने। विष्णुदेव साय विधायक भी बने शायद एक बार, वहां से नहीं सांसद बने, लोकसभा सांसद रहे वो। और इस बार, पिछली बार पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी थी, तो इस बार उनको विधानसभा चुनाव के लिए लड़ाया है विष्णुदेव साय। क्यों लड़ाया पार्टी ने उनको? संजय जी, मुझे ऐसा लगता है कि आदिवासी चेहरों की जो बात होगी सीएम बनाने की, तो विष्णुदेव साय भी एक प्रबल दावेदार होंगे और सौम्य चेहरा है, पार्टी का बहुत साफ सुथरा और सौम्य चेहरा है। बिल्कुल। और मैं आपको बहुत हंसी मजाक में कभी कभी कहता भी हूं मैं कि अगर रमन सिंह की तरह, रमन सिंह के नेचर का कोई नेता यदि बीजेपी में देखना है तो विष्णुदेव साय। बिल्कुल। बहुत, आप जब उनसे 5 मिनट बात करेंगे तब वो मुश्किल से 2-4 मिनट का जवाब देते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के करते हैं। वो 3 बार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रहे, उनकी कोई गुटबाजी हो गई या उनके लोगों को काम को पसंद किया, ऐसा नहीं है। बल्कि उनके भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी 2 बार सत्ता में आई, ये विष्णुदेव साय के। तो आदिवासी चेहरा है, सौम्य है, मिलनसार हैं, छवि कभी उनकी खराब नहीं हुई है, इसलिए बीजेपी ने शायद उनको चुनाव ही इसीलिए लड़वाया है। क्योंकि कभी मान लीजिए आदिवासी चेहरों की बात हुई मुख्यमंत्री लाने की, तो वो एक अनुभव रखते हैं, वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो सांसद रह चुके हैं और 25-30 सालों का उनका पॉलिटिक्स में अनुभव है, तो वो एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं। और मुझे लग रहा है जीत तो साथ जाएंगे, वो भी जीत भी सकते हैं वहां से। बिल्कुल। और उसी के साथ ही पत्थलगांव भी एक महत्वपूर्ण सीट है। पत्थलगांव से बीजेपी की सांसद गोमती साय वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि वहाँ से कांग्रेस के भी जो उम्मीदवार हैं वो बहुत पुराने उम्मीदवार हैं और लगातार वहाँ से जीतते रहे हैं, लेकिन गोमती साय का क्या होगा, क्या स्थिति है? और एक चीज़ और आपको देखना होगा कि पत्थलगांव से लगातार कांग्रेस जीतती रही है, लगातार। एक परंपरागत सीट की तरह है। रामपुकार सिंह अभी भी रामपुकार सिंह। बिल्कुल। देखिए, रामपुकार सिंह बहुत सालों से विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे, वो 7वीं बार जोगी सरकार में भी मंत्री रहे वो रामपुकार सिंह। नहीं। तो 7वीं बार इस बार चुनाव मैदान में है। 8वीं बार है, 7 बार रह चुके हैं। बिल्कुल। और मैंने उनको देखा था कि जब 1992 में पटवा गवर्नमेंट बनी थी तब भी वो कांग्रेस से विधायक थे। तो देखिए, जहाँ इनके सामने कौन है? गोमती साय है। गोमती साय एकदम फ्रेश चेहरा आदिवासियों का, आदिवासी महिला है और बहुत सोच समझ कर के बोलती हैं। उन्होंने वहाँ संघर्ष किया है, जिला पंचायत से उठ कर के आई हुई नेत्री हैं वो। और अभी बताऊं मैं आपको कि कुछ दिनों पहले हलचल मची बीजेपी में कि जब बतौर सांसद प्रधानमंत्री ने उनको बुलाया और लगभग 1 घंटे तक चर्चा की। अभी मणिपुर में जो घटनाएं हुई उसमें जो सांसद दल का जो दल भेजा गया उसमें गोमती साय को भेजा गया, छत्तीसगढ़ से बीजेपी के सांसद प्रतिनिधि मंडल में गोमती साय शामिल थी। इसी तरह जब अभी विदेश दौरे हुए सांसदों के तो उसमें गोमती साय को शामिल किया गया। और मैं बताऊं आपको, बीजेपी का जो आरएसएस बेंच है, जो संगठन है, वो भी गोमती साय को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत तेजी से आप देखिएगा कि महिला प्रतिनिधि के तौर पर गोमती साय ब्लास्ट हो सकती है, एकदम किसी बड़े पद पर उनको लाया जा सकता है। और
नरेंद्र मोदी उनके कामों को काफ़ी पसंद करते हैं। बहुत देर तक उनके साथ मीटिंग भी हुई उनकी गोमती साई की, और उसके बाद जब वो वहाँ से वो लौटी तो मैंने देखा कि जशपुर में उन्होंने हाईवे को लेकर के बड़ा आंदोलन छेड़ा था राज्य सरकार के खिलाफ जशपुर, उसके वीडियो भी उन्होंने वायरल किए थे। तो गोमती साई चूँकि जिस आदिवासी वर्ग से हैं उस आदि वर्ग की उस वहाँ पर बहुतायत है, और महिला है और यंग भी हैं अभी, और तो ये सारी चीज़ें उनके साथ प्लस होती हैं। विधानसभा राज्य लोकसभा में बोलती भी बहुत अच्छा है, बीच बीच में सवाल उठाती रही हैं। तो इसके चलते ये माना जा रहा है कि अगर वो जीतती हैं तो मंत्रिमंडल में भी जगह मिल सकती है उनको। और याद होगा कि जब कैबिनेट मोदी जी की तय हो रही थी, गोमती साई का नाम था बिल्कुल कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है। रेणुका सिंह के साथ उनका भी नाम चल रहा था, हालांकि रेणुका सिंह बाजी मार गई क्योंकि बहुत सीनियर मंत्री। और ये कहा जा सकता है कि रामपुकार सिंह के विकल्प के तौर पे अगर जनता चुनाव करना चाहेंगी तो गोमती साई एक बेहतर विकल्प वहाँ हो सकती है। तो इस तरीके से हमने जिला पंचायत में काम देखा है ना वहाँ की पब्लिक ने जी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये 14 सीट सरगुजा की, क्या लगता है इस बार क्या, क्योंकि पिछली बार तो पूरे एक तरफा गया था और उसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि सरगुजा अपने सरगुजा महाराज को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता था, एक बड़ा फैक्टर था, इसलिए एक तरफा वहां से। लेकिन इस बार क्या स्थिति होगी? इस बार तो एक तरफा नहीं दिख रहा है। लेकिन सरगुजा की स्थिति तो बनी रहेगी कि मुख्यमंत्री बने टीएस सिंहदेव। ये इच्छा तो वहाँ की खत्म नहीं होगी ना। अभी रायगढ़ से जिस तरह से अमित शाह ने संकेत दिया कि आप ओपी चौधरी को जिताइए, मैं इसको बड़ा आदमी बनाऊंगा, तो एक उन्होंने उम्मीद तो जगा दी ना रायगढ़ वालों की। तो रायगढ़ वाले अब सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया में सवाल चल रहा है कि क्या कांग्रेस रायगढ़ से वादा कर सकती है कि रायगढ़ से हम जिसे चुनेंगे उसे मंत्रिमंडल में लेंगे। अमित शाह ने तो कह दिया कि हम इसको बड़ा आदमी बनाएंगे। अब बड़ा आदमी बनने से बहुत सारे तात्पर्य हो सकते हैं। तो ठीक इसी तरह सरगुजा वासियों के मन में भी ये बात तो होगी कि यहाँ से कोई व्यक्ति बड़े पद पर आए। अब वो मुख्यमंत्री भी हो सकता है, वो राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई बड़ा पद हो सकता है। तो ये एक उम्मीद अभी भी सिंहदेव के साथ बनी हुई है लोगों की। लेकिन पिछली बार कहीं ना कहीं उम्मीद तो टूटी है और उसका असर इस बार के परिणाम पर दिखेगा। एक तरफा तो नहीं रहेगा, 14 की 14 सीटें कांग्रेस को तो नहीं जाएगी। ठीक है संजय, लेकिन आप देखिए कि अंतिम समय में ठीक 3 महीने पहले उनको डिप्टी सीएम क्यों बनाया गया? क्योंकि डैमेज कंट्रोल किया गया, लेकिन 3 महीने के लिए क्यों किया गया? हाँ, इसका असर पड़ेगा मतदाताओं पर। मतदाता तो आजकल बड़े जागरूक हैं। नहीं, मतदाता जागरूक हैं, लेकिन एक कदम आगे तो बढ़े ना सिंहदेव जी। एक कदम तो आगे बढ़े ना। ये तो मैसेज दिया ना कांग्रेस आलाकमान ने कि हम उनके साथ हैं या उनको पसंद करते हैं। तो वो डिफरेंस चीज है। लेकिन अभी राहुल गांधी ने जिस तरह आकर के स्थिति क्लियर की है सभा में, अब मुझे नहीं लगता इतने हजारों की सभा में वो कुछ ऐसी बात करेंगे जो आधारहीन होगी। लेकिन राहुल गांधी ने कह दिया है कि अब आपको अगली बार भी सिग्नेचर करने होंगे ऋण माफी पर और तमाम योजनाओं पे। तो इसलिए सरगुजा की उम्मीद अभी भी सिंहदेव के साथ है। सिंहदेव की भी उम्मीद बनी हुई है, वहाँ की जनता की भी उम्मीद बनी हुई है, और मुझे लग रहा है कि सरगुजा में इस बार बीजेपी को कुछ बहुत सी सीटों का फायदा होगा। बीजेपी को सीटों का फायदा होगा, यानी कांग्रेस को नुकसान होना है।